गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में हम लोगों ने समुत्पाद वक्र के बारे में पढ़ रहे थे और उसी टॉपिक को जो है हम आगे बढ़ाएंगे इस क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके मीनिंग के बारे में पढ़ा और आज इस क्लास में हम समुत्पाद वक्र को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। और उदाहरण द्वारा जो स्पष्ट हम करेंगे इसमें जो है सबसे पहले हम इसको जो है एक कल्पित अनुसूची का प्रयोग करेंगे, एक सारणी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके द्वारा हम समुत्पाद वक्र को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जिस हम कल्पित अनुसूची की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसी को हम समुत्पाद अनुसूची भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक सारणी का प्रयोग करेंगे, है ना, एक सारणी या एक तालिका का प्रयोग करेंगे जिसको हम समुत्पाद अनुसूची या इसी को आप समुत्पाद सारणी या समुत्पाद तालिका, इसको हम इंग्लिश में आइसो प्रोडक्ट शेड्यूल बोल सकते हैं या आइसो प्रोडक्ट टेबल बोल सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ अभी, ये क्या होता है, ये जो है समुत्पाद वक्र को जो है इसके द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। क्योंकि ये एक कल्पित जो है आंकड़ों के द्वारा बनी हुई अनुसूची होती है, जो कि समुत्पाद अनुसूची को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि समुत्पाद अनुसूची उत्पत्ति के दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है, जहाँ पे प्रत्येक संयोग से समान उत्पादन प्राप्त होता है। तो दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाली जो अनुसूची है जहाँ पे समान उत्पादन प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समुत्पाद अनुसूची कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है हम समुत्पाद वक्र को समझने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आइए हम इस अनुसूची को यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से बनाएंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे संयोग लिखेंगे। पहले कॉलम में संयोग रहेगा। संयोग को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे सबसे पहले कॉलम में, ठीक है। दूसरे कॉलम में हम और तीसरे कॉलम में हम दो साधनों को लेंगे, क्योंकि समुत्पाद अनुसूची दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दिखाता है। तो दो साधन ले रहे हैं। मान लीजिए एक आपका x साधन हो गया और एक हो गया आपका y साधन, ठीक है। मान लीजिए x साधन को आप श्रम मान लीजिए, y साधन को आप पूंजी मान लीजिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे श्रम और पूंजी की इकाई लिख सकते हैं, या केवल श्रम और पूंजी लिख सकते हैं, या फिर आप x साधन y साधन लिख सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पे समझने के लिए, समझाने के लिए जो है कि ये श्रम को दिखा सकते हैं, आप पूंजी को दिखा सकते हैं, या इसको बिल्कुल हटा दीजिए, केवल आप x साधन y साधन में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये आपको समझाने के लिए, समझने के लिए कि जो साधन की हम बात कर रहे हैं x y, ये केवल एक क्या है, ये इंडिकेटर है, संकेतक है। बाकी मुख्य रूप से जो साधन है वो श्रम है, पूंजी है, साहस है ना, भूमि है, ये सब होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने श्रम लिख दिया, यहाँ पर पूंजी लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं, अगला कॉलम। यहाँ पर हम कुल उत्पादन लिख लेंगे। कुल उत्पादन जो कि इकाई में रहेगा, इकाई में या इकाइयों में। और एक कॉलम हम यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं जिसको प्रतिस्थापन की दर के रूप में, प्रतिस्थापन की दर
इसको आप बढ़ा सकते हैं, और आप व्याख्या के समय इस कॉलम को नहीं भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रतिस्थापन की दर, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे क्लास में जो है हम इसके बारे में अलग से टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे मिला लेंगे। यहाँ पे हम कुछ संयोगों को लेते हैं, ठीक ना, अलग अलग संयोगों को। मान लीजिए कुल यहाँ पे हम 4 संयोगों को लेते हैं, और इन चारों संयोगों को हम पहला संयोग, दूसरा संयोग, तीसरा संयोग और चौथा संयोग। आप इसको और अच्छे समझने के लिए आप इन लाइनों को मिला सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि आपकी कॉपी में तो ऐसे मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर रहे, समझने में दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, इसलिए इन लाइनों को हम मिला दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमने यहाँ पे संयोग लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा करके, आप इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भी करके लिख सकते हैं, या फिर इन संयोगों का कोई नाम लिख सकते हैं, जैसे A, B, C, D ऐसे करके भी लिख सकते हैं। A संयोग, B संयोग, C संयोग, D संयोग, कुछ भी आप संयोग का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, या आप सीधा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम X साधन और Y साधन के जो है कुछ कल्पित जो है आंकड़े यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिखूँगा 15, 12, 10, 9। ये मैंने कल्पित अंक लिखे हैं, आप कुछ दूसरे अंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप लिखेंगे, लिखने का जो सीक्वेंस होगा इस तरह से होगा कि ये आपका बढ़ते क्रम में रहेगा और ये घटते क्रम में रहेगा। ये घटता हुआ होना चाहिए, ये बढ़ता हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 4 संयोग लिया है, आप 5 संयोग ले सकते हैं, 6 संयोग ले सकते हैं, और भी संयोग ले सकते हैं, ठीक ना। आप इससे कम या इससे ज़्यादा भी संयोग ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 4 संयोगों को लिया है, ठीक है। और 4 संयोगों के जो यहाँ पे साधन लिखे हुए हैं, ये हमने आंकड़े यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक। और मान लीजिए इन साधनों के प्रयोग करने से जो कुल उत्पादन प्राप्त होता है, यहाँ पर मान लीजिए 100 इकाई प्राप्त होती है। कितनी? 100 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब आप बताइए, यहाँ पर 1 15 के प्रयोग से 100 इकाई प्राप्त हो रहा है, तो 2 12 के प्रयोग से कितना इकाई प्राप्त होगा? कुछ आइडिया है? चलिए, शायद आपको पता होगा कि यहाँ पर भी क्या होगा, 100 ही होगा, और यहाँ पर भी 100 ही होगा, और यहाँ पर भी 100 ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या हम पढ़ रहे हैं, समोत्पाद वक्र पढ़ रहे हैं, और समोत्पाद वक्र में प्रत्येक संयोग से जो है समान उत्पादन प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए जो है यदि यहाँ पे 100 उत्पादन प्राप्त हो रहा है तो सभी जगह क्या होगा, 100 के बराबर ही उत्पादन प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो प्रतिस्थापन की दर है, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बाद में आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 1 3 का होगा, यहाँ पर 1 2 का होगा, यहाँ पर 1 1 का होगा, ठीक है। चलिए, अब आइए ये क्या है, समोत्पादन सूची है। अब इसी को हम समझते हैं, समोत्पाद वक्र को इस अनुसूची के द्वारा कैसे समझते हैं। अब ये अनुसूची भी वही चीज़ दिखाएगा जो समोत्पाद वक्र कहता है, जो ये बोलता है, जो इसकी परिभाषा है, उसी बात को ये सारणी भी दिखाएगी, ठीक है। इसीलिए तो इसको हम समोत्पाद वक्र को इस शेड्यूल से जो है इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप देखिए, इस सारणी से पहले संयोग पर आप देखिए, पहले संयोग पर 1 और 15, 1 श्रम और 15, 1 श्रम 1 लेबर और 15
कैपिटल, जिसको हम यहाँ पे केस दर्शा रहे हैं, ये आपका संयोग है ए वाला। ठीक, बी संयोग देखिए हमने ए लिख दिया, पहला संयोग यहाँ पे है, तो जो है वही लिखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला संयोग है, पहला संयोग है। दूसरा संयोग आप देखिए, दूसरे संयोग में क्या है, 2 लेबर और आपका 15 कैपिटल है। तीसरा संयोग आप देखिए, ये आपका 3 लेबर और 10 कैपिटल है। चौथे में आप देखिए, चौथा जो संयोग है आपका 4 लेबर और 9 कैपिटल है ना। तो ये जितने भी संयोग आपको दिख रहे हैं, पहला संयोग, दूसरा संयोग, तीसरा संयोग, चौथा संयोग, इन सारे संयोगों से मैं आपको बताऊं, इन सारे संयोगों से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा संयोग क्या है, ये इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया। ये जो संयोग दिख रहे हैं, इन सारे संयोगों पर देखिए आप कि समान उत्पादन प्राप्त हो रहा है। पहले से भी 100, दूसरे भी से भी 100, तीसरे भी से भी 100 और चौथे से भी 100 के बराबर ही उत्पादन प्राप्त हो रहा है। यही तो कहता है समोत्पाद वक्र, यही कह रहा है समोत्पादन सूची भी, इसी चीज़ को स्पष्ट कर रहा है। ठीक ना। और ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर आपका जो संयोग है ऐसा उत्पादन क्यों नहीं बदल रहा है, तो उत्पादन न बदलने का जो कारण है वो यही है, जो यहाँ पे प्रतिस्थापन की दर है। प्रतिस्थापन की दर का मतलब यहाँ पे मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, फिर अगले क्लास में हम इसी पर अलग से हम चर्चा करेंगे। जैसे आपने मार्ग विश्लेषण जब आप पढ़ रहे थे उपभोक्ता के व्यवहार में, वहाँ पर आप जो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर पढ़ी थी, है ना, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर आपने पढ़ा था, या प्रतिस्थापन की सीमांत दर, है ना। वहाँ पर जो प्रतिस्थापन दर आपका था वो जो है वस्तुओं के संबंध में था, कि एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जो है कितना हमको त्याग करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो प्रतिस्थापन की हम बात करेंगे, यहाँ पर भी प्रतिस्थापन होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिस्थापन होगा ये साधनों का होता है। ठीक ना, एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का प्रयोग करना। तो एक साधन की अतिरिक्त इकाई का आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप जो है दूसरे साधन की कितनी, मतलब दूसरे साधन के स्थान पर, है ना, कितना उसका परित्याग करें, एक एक्स्ट्रा जो है आप लगाना चाहते हैं, उसके लिए जो है आपको जो दूसरा साधन होगा उसका जो है कुछ क्या करना पड़ता है, आपको परित्याग करना पड़ता है उसके स्थान पर। जैसे इसमें से हम कटौती करना चाहते हैं, 15 से 12 करना चाहते हैं, यहाँ पे 3 का जो है 3 लेबर की कटौती करना चाहते हैं, तो 3 लेबर के स्थान पर जो है हमने क्या किया, 3 पूंजी के स्थान पर 1 जो है लेबर काम करता है, इसलिए 3 को कम करके हमने 1 को बढ़ा दिया। यहाँ पे 1 बढ़ाया तो यहाँ पे 3 क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 3 कम करने से हमको क्या करना पड़ा, 1 वृद्धि करना पड़ा, या कह लीजिए कि एक अतिरिक्त लेबर प्राप्त करने के लिए 3 जो है कैपिटल का हमने क्या किया, इसको हमने छोड़ दिया, कम कर दिया। तो यही हमने क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया। 3 पूंजी के स्थान पर हमने 3 पूंजी को प्रतिस्थापित किया 1 लेबर के स्थान पर ना, 1 लेबर से 3 पूंजी को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, है ना, उसको हटा के उसको कर दिया। ठीक ना। ऐसे यहाँ पे हमने 2 पूंजी को हटाया, 1 लेबर प्लस कर दिया, यहाँ पर 1 लेबर प्लस किया तो यहाँ पर 1 जो है हमने पूंजी को हटाया। तो इस तरीके से 1, 3, 1, 2 और 1, 1 का जो है ये प्रतिस्थापन दर प्राप्त होता है। इस प्रतिस्थापन दर को जो है यहाँ पर उत्पादन में जो प्रतिस्थापन दर होता है, इसको तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर बोलते हैं। ये तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर बोली जाती है। ठीक है, इसलिए जो है इसको जो है हम अलग से इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये जो आपका ये प्रतिस्थापन दर है, इसी के कारण क्या होता है कि ये संयोग आपके बदलते हैं, और इस प्रकार से बदलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, इसके कारण, प्रतिस्थापन दर के कारण, है ना। और जिससे क्या हो रहा है कि उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। उत्पादन में परिवर्तन न हो, इसीलिए तो इसका महत्व है, इसीलिए इसका प्रयोग करके इनमें जो है हम कम्बिनेशन बना रहे हैं। इसी तरीके से ऐसा कम्बिनेशन हमको मिल रहा है जिससे उत्पादन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही बात बताता है कौन, समोत्पाद वक्र।
ठीक ना, जिसकी व्याख्या हमने समुत्पाद अनुसूची से की है। ठीक है, अब हम जो है इसी बात को यानी समुत्पाद वक्र को जो है हम रेखा चित्र के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि हम रेखा चित्र के द्वारा समुत्पाद वक्र का निर्माण करेंगे। समुत्पाद वक्र कैसा होता है, अभी हम तो इसके बारे में पढ़ रहे थे, है ना, ये होता क्या है, अब इसका आकार कैसा होता है ना, इसका निर्माण हम करें। चूँकि ये वक्र है, कर्व है, तो इसका एक आकार होगा। किस तरह का आकार होता है ना, इसका ढाल धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, कैसा होता है। तो इस वक्र को जो है पढ़ने के लिए हम रेखा चित्र का प्रयोग करेंगे। तो रेखा चित्र के द्वारा जो है हम इसका जो है क्या करेंगे, इसकी हम व्याख्या करेंगे या इसका निर्माण करेंगे समुत्पाद वक्र का। ठीक है, तो आइए रेखा चित्र बनाते हैं। तो आइए हम समुत्पाद वक्र की व्याख्या जो है रेखा चित्र के द्वारा करते हैं। अर्थात समुत्पाद वक्र को जो है उसका निरूपण हम रेखा चित्र से करते हैं, किस तरह से जो है इसका निरूपण किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि समुत्पाद अनुसूची का रेखीय चित्रण ही समुत्पाद वक्र कहलाता है। समुत्पाद वक्र का रेखीय चित्रण क्या कहलाता है? समुत्पाद वक्र कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको समुत्पाद वक्र बनाना है, उसकी व्युत्पत्ति करना है, उसका निर्माण करना है। तो हम किसकी सहायता से करेंगे? हम समुत्पाद अनुसूची की सहायता से करेंगे। यानी इसी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? समुत्पाद वक्र का निर्माण करेंगे। क्योंकि समुत्पाद वक्र क्या होता है? इसी का जो है रेखीय चित्रण होता है। ठीक ना, ये अंकी है, यहाँ पे सारणीयन है, ये टेबल के द्वारा है, अनुसूची के द्वारा बनाया गया, यहाँ पे इसकी व्याख्या है। इसी को हम रेखा चित्र के द्वारा बनाएंगे तो रेखीय चित्रण हो जाएगा, जहाँ से हमको समुत्पाद वक्र आकृति के रूप में दिखने लगेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे रेखा चित्र हम बनाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये आपका यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका ओ मूल बिंदु हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि दोनों साधनों को दोनों अक्षों पर दर्शाना है। तो दोनों साधनों को दोनों अक्षों पर दर्शाना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स अक्ष पर क्या दर्शाएं और वाई अक्ष पे क्या दर्शाएं। तो एक्स अक्ष पे जो एक्स साधन है, एक्स साधन को, एक्स जो साधन है जिसको आप श्रम बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे दर्शाएंगे। और जो वाई साधन है आपका, वाई साधन हम ऐसे लिख दे रहे हैं, वाई साधन जिसको आप क्या बोल सकते हैं? पूंजी, इसको आप वाई अक्ष पे दर्शाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि श्रम के जो आंकड़े हैं, जो अंक हैं, वे कहाँ से कहाँ तक हैं और जो पूंजी के हैं वे कहाँ से कहाँ तक हैं। तो देखिए 1 से लेकर 4 तक ही है, तो 4 अंकों तक हमको यहाँ पे बनाना है। 4 से आप 5 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका तो 4 है तो आप पैमाने में दूरी मानेंगे। जैसे 2 सेंटीमीटर बराबर 1 ये हो जाएगा आपका श्रम की इकाई हो जाएगी, है ना। ताकि क्या हो, चूँकि 4 ही इकाई है, ताकि आपका जो चित्र हो अच्छा लगे, है ना। कम कर देंगे तो आपका चित्र जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 1 ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब समान दूरी होनी चाहिए सबकी। 3, ये आपका 4, हमने यहाँ 5 तक ले लिया है। 1 2 3 4, ठीक है, और भी ले सकते हैं 6 7 8। यहाँ पर देखिए आपको मैक्सिमम 15 तक के अंक लिखने हैं, तो आप 1 1 करके भी 15 लिख सकते हैं, या फिर 2 2 करके आप लिखेंगे, 2 4 6 8 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 करेंगे तो ये आपका लंबा रहेगा, बड़ा होगा, और 2 2 करेंगे तो दोनों क्या होंगे? सामान्य रहेंगे। तो जैसी आपकी इच्छा कर सकते हैं। 15 तक है तो आप 1 1 करके भी लिख सकते हैं, बहुत बड़े आंकड़े नहीं हैं।
15 लाइन आप बना सकते हैं, है ना। इसको 1 ही सेंटीमीटर मानिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मान लीजिए, तो आपके 15 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए बन गया ना। इसको लिख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब देखिए, ध्यान से देखिए, आप इन सारणी को देखिए। आप जो पहला जो संयोग है उसमें आप देखेंगे तो एक श्रम पर जो है क्या है, पूंजी कितनी है, 15 है। तो यहाँ एक श्रम के लिए पूंजी कहाँ लगाएंगे, 15। तो यहाँ से ऐसे सीधे आप अनुमान लगाते हुए स्केल से आप प्रयोग कर सकते हैं, और ये 15 है, तो लगभग आपका ये आएगा दूरी। ठीक है, ये आपका 15 हो जाएगा। 1 पे 15 वाला बिंदु ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो 2 पे क्या है, 12 है। 2 यहाँ पे है, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे ऐसे 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 12। यहाँ पर आप देखिए इधर से 12, ये बिंदु आपको मिलेगा, है ना। अब इसी तरीके से आप आगे चलेंगे। 3 पर देखें, 3 पे कितना है, 10 है। तो 3 श्रम की इकाई पे 10 पूंजी की इकाई है, तो यहाँ 3 है। 3 पर 10 चलना है, तो ऊपर आप चलेंगे सीधा। आप स्केल का प्रयोग करके करेंगे तो बन जाएगा अच्छे से, नहीं तो गलत होगा। यहाँ पे देखिए ये 10 है, यहाँ पे आपका बनेगा। ठीक है, और चौथी इकाई पर आप देखिए कितना है, चौथी इकाई पे है 9। तो चौथी इकाई पर आप बनाएंगे 9। ये चौथा इकाई है, यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे और ये हो जाएगा कितना, 9। यहाँ पर आप देखिए इससे जाएंगे, 9 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ये आप ऐसे बिंदु बनाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब जो है इन बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक ना, इन बिंदुओं को मिलाता हुआ क्या करेंगे, एक वक्र बनाएंगे। तो इन बिंदुओं को मिलाता हुआ एक जब वक्र बनाएंगे तो आप देखिए इस तरीके से वक्र बनेगा। ठीक है, और जो वक्र प्राप्त होगा, ये जो वक्र आपको मिल रहा है इस रेखा चित्र से, यही वक्र, इसी वक्र का नाम क्या है, आइसो प्रोडक्ट कर्व है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आईपी आप बोलिए चाहे आईक्यू बोलिए, आईपी या आईक्यू कुछ भी बोलिए, क्योंकि आइसो प्रोडक्ट कर्व कहते हैं या फिर इसको आइसो क्वांट कर्व कहते हैं, इसलिए आप आईपी या आईक्यू कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो कितना हो रहा है, 100 यूनिट के बराबर हो रहा है, 100 इकाई के बराबर हो रहा है। तो आप ब्रैकेट में यहाँ 100 लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप 100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो इस प्रकार से ये रेखा चित्र जो कि 100 इकाई के बराबर उत्पादन को दिखा रहा है, और ये वक्र जो है, ये कौन सा वक्र है, समुत्पाद वक्र है। अब आप चाहें तो आप यहाँ पे इसको मिला लीजिए ताकि आपको समझ में आए। इस तरीके से आप डॉट लाइन्स मिलाइए, चाहे सीधे मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, और चाहे आप पहले ही मिला लिए होते, ठीक ना, पहले मिलाकर फिर बिंदुओं के आधार पर आप इसको बना सकते थे। ठीक है ना, ये आपका 10 है। इसी तरीके से आपको चौथी इकाई पर आप देखें, यहाँ पर ये चौथी इकाई है और ये क्या है, 9 है। तो यहाँ पे रेखा चित्र से क्लियर हो गया। ये रेखा चित्र क्या बता रहा है, ये रेखा चित्र में जो ये वक्र प्राप्त हो रहा है, विभिन्न बिंदुओं को, विभिन्न बिंदु, देखिए ये बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, विभिन्न संयोग बिंदु। इसका नामकरण आप कर सकते हैं A, B, C, D, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कोई भी नामकरण आप कर सकते हैं, है ना। हमने A, B, C, D नामकरण किया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इससे ये A, B, C, D 4 संयोग आपको प्राप्त हो रहे हैं, और चारों संयोग से मिलाती हुई जो एक वक्र बन रहा है, जो रेखा बन रहा है,
इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं समोत्पाद वक्र बोलते हैं। और ये वक्र क्या करता है, ये वक्र प्रत्येक संयोग से समान उत्पादन को दिखाता है। यानी ए संयोग पर भी 100 इकाई के बराबर, बी संयोग पर भी 100 इकाई के बराबर, सी संयोग पर भी 100 इकाई के बराबर, डी संयोग पर भी 100 इकाई के बराबर ही उत्पादन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने समोत्पाद अनुसूची के द्वारा जो है समोत्पाद वक्र का जो है निरूपण किया, इसको जो है चित्रण किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपको समोत्पाद वक्र का आकार। देखिए इसका आकार कैसा होता है, ये इसका जो ढाल होता है ऋणात्मक होता है ना, इसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल होता है, ऋणात्मक ढाल होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ क्या होता है, गिरता हुआ होता है ना। इसीलिए बोलते हैं इसको कि ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है दाईं तरफ, या फिर कह लीजिए कि इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो गया यहाँ पर कि ये जो वक्र है यहाँ पर ये विभिन्न संयोगों को दिखाता है। एक बार फिर से परिभाषा याद कर लीजिए, ये वक्र क्या दिखा रहा है, समोत्पाद वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, प्रत्येक बिंदु दो उत्पादन के दो साधनों के उत्पादन के, देखिए दो साधनों के विभिन्न संयोगों, देखिए यहाँ पर श्रम की 1, पूंजी की 15 एक संयोग हो गया है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप, चाहे 1 लेबर प्लस 15 कैपिटल ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बी संयोग 2 लेबर प्लस 12 कैपिटल ऐसा लिख सकते हैं। सी संयोग पर 3 लेबर प्लस 10 कैपिटल ऐसा लिख सकते हैं। डी संयोग आपका 4 लेबर प्लस 9 कैपिटल। तो समोत्पाद वक्र वह वक्र होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो उत्पत्ति के दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दिखाता है तथा प्रत्येक संयोग से समान उत्पादन प्राप्त होता है। इसी को हम समोत्पाद वक्र कहते हैं और इसका निरूपण हमने यहाँ पर समोत्पाद अनुसूची की सहायता से किया। क्लियर हो गया? तो ये जो है समोत्पाद वक्र के बारे में मैंने यहाँ पे पढ़ा। अब इसी के अंतर्गत इसी से रिलेटेड जो है एक और बचता है बिंदु, जिसको बोलते हैं, जैसे हमने समोत्पाद अनुसूची पढ़ी वैसे ही होता है समोत्पाद अनुसूची पढ़ी, इससे हमने समोत्पाद वक्र का निरूपण किया और समोत्पाद वक्रों की ही तरह जो है आपका मतलब इसी से रिलेटेड जो है हम पढ़ेंगे समोत्पाद वक्र की मैप या समोत्पाद मानचित्र, आइसो प्रोडक्ट मैप के बारे में पढ़ेंगे। आइसो प्रोडक्ट मैप समोत्पाद मानचित्र या समोत्पाद वक्र मानचित्र, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो उसके बारे में पढ़ना है और इस वक्र की कुछ मान्यताएं हैं, अजम्पशंस हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब जो ये बात मैं कह रहा हूँ इसको मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊँगा और वहाँ पर मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।